6. पौ अभी पूरी तरह फटी भी नहीं। वातावरण में धुंध हल्का शेष है। दास साहब नंगे पैर हरी धूप पर चहलकदमी कर रहे हैं। ओस भीगी धूप पर घूमने से केवल नेत्रों की ज्योति ही नहीं बढ़ती, मन मस्तिष्क में भी ऐसी तरावट आती है कि सारा दिन आदमी तनाव मुक्त होकर काम कर सकता है। मन शांत, चित्त प्रफुल्लित। पांडेजी भी साथ है दास साहब के। भोर का सुहाना समा, ठंडी बयार और सुकून देने वाला दास साहब का साथ, फिर भी चिंता और परेशानी की लकीरें हैं कि पांडेजी के चेहरे पर मिट नहीं रही। लोचन बाबू के घर रात 2 बजे तक होने वाली बैठक का पूरा ब्यौरा सुनाने के बाद भी जैसे बोझ हल्का नहीं हुआ पांडेजी का। आज ही अप्पा साहब से मिलने वाले हैं लोचन बाबू, और लगता है इस बार पहले की तरह मानने वाले भी नहीं हैं ये लोग। सुकुल बाबू के कारण ये चुनाव ही काफी बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। जरूरत तो इस समय ये है कि सब लोग एकजुट होकर काम करें, सो मदद तो दूर। एन इसी मौके पर स्वर में क्षोभ इतना गहरा हो गया कि बाकी शब्द उसी में डूब गए। बात बहुत ध्यान से ही सुन रहे हैं दास साहब, और मन में कहीं गहरे उतर भी रही है, पर चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं। 85 लोग समर्थन करने जा रहे हैं लोचन बाबू का। बहुत आशावादी है लोचन। अच्छा है, इस उम्र में आशावादी होना चाहिए व्यक्ति को। मात्र उम्मीद की डोर से बंधा हुआ आदमी भी बहुत कुछ कर गुजरता है कभी कभी। पांडेजी इस समय इस तरह की प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा नहीं कर रहे। सीधे ही पूछा, लोचन बाबू से मिलेंगे आप? समय तय करूं? अप्पा साहब से शायद इस बार। पांडे, बात बीच में ही तोड़ दी दास साहब ने। तुम्हें सरोहा चुनाव क्षेत्र की जिम्मेवारी दी है, तुम उसे ही संभालो। इधर की चिंता से अपने को परेशान करने की जरूरत नहीं। बहुत चौकस रहते हैं दास साहब की हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और अधिकार की सीमा के भीतर ही रहे। उसमें जहां तक संभव हो दास साहब हस्तक्षेप नहीं करते, पर दूसरे भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करें, इसकी छूट कतई नहीं देते। पांडेजी का ये काम जरूर है कि शहर के हर कोने में होने वाली गतिविधि की सूचना दास साहब को दे, पर मात्र सूचना दे। उनसे दास साहब पर होने वाली प्रतिक्रिया जानना या दास साहब की योजनाओं को जानना उनके अधिकार की सीमा में नहीं आता। हाँ, सरोहा का काम उन्होंने खुद पांडेजी को सौंपा है, पूरे विश्वास के साथ और पूरे अधिकार देकर। सो बात को उसी प्रसंग में लाकर उन्होंने पूछा, सरोहा में भाषण 15 तारीख को है न, यानी परसों? जी हाँ। तैयारी? घरेलू उद्योग योजना का प्रचार पूरे जोर शोर के साथ हो रहा है। हमारे लोग घर घर जाकर समझा रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया? कुछ लोगों के मन में बहुत उत्साह है, कुछ के मन में अविश्वास भी। की बातें तो कब से सुन रहे हैं, कुछ होएगा जाएगा भी या यूं ही। कागजी योजनाएं अविश्वासी तो बना ही देती हैं लोगों को। पांडेजी को लगा जैसे योजना के कागज तक रह जाने के लिए वे ही जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। सफाई देते से बोले, पर इस मद के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। खैर छोड़ो, बीती बातों पर व्यर्थ ही समय नष्ट नहीं करते दास साहब। 2 बातों का ध्यान रखा गया है ना? इस योजना में पंचायत कहीं नहीं आए। असंतुष्ट है लोग पंचायत से? जी नहीं, एक अलग दफ्तर की व्यवस्था की गई है। सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा उस पर। उस योजना का अधिक से अधिक लाभ हरिजनों और खेत मजदूरों को ही मिले। आप निश्चित रहें, तुम्हें काम सौंपने के बाद मैं निश्चित ही रहता हूँ। जितना सोचता हूँ उससे अधिक ही संतोषजनक मिलता है तुम्हारा काम। और दास साहब ने स्नेह और प्रशंसा में भीगी हुई एक ऐसी नजर डाली कि पांडेजी भीतर तक पुलकित हो गए। काम करने वाले को भरपूर श्रेय तो देते ही हैं, मौका आने पर यथासंभव पारिश्रमिक देने में भी नहीं चूकते दास साहब। सुकुल बाबू की मीटिंग बर्खास्त होने का धूल धक्कड़ अभी बैठा भी नहीं था कि गांव में नई चहल पहल शुरू हो गई। दूसरे दिन सवेरे से ही गली गली और घर घर की दीवारों पर घरेलू उद्योग योजना के पोस्टर चिपकने लगे, और शाम तक ये स्थिति हो गई कि जिधर नजर उठाओ मुस्कराते हुए दास साहब, और नीचे योजना की रूपरेखा मानो उनकी मुस्कान से ही बहकर निकल रही है योजना। 5-7 स्वयंसेवक किस्म के लोग घर घर जाकर विस्तार से इस योजना के बारे में समझा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, और साथ ही यह बताना भी नहीं भूलते कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं इस योजना का उद्घाटन करने। 2 कमरों के एक छोटे से घर में जो अस्थायी दफ्तर बना है, वहां सवेरे से शाम तक तांता लग रहा है लोगों का। जिस मुस्तैदी से काम हो रहा है उससे तो लगता है कि हफ्ता बीतते न बीतते हर घर में छोटा मोटा उद्योग खुल जाएगा, और देखते देखते ये गांव सदियों के दलिदर से मुक्ति पा जाएगा। चंद दिनों में ही गांव का सारा माहौल बदल दिया है इस योजना ने। लोगों की बातचीत का भी विषय यही, सोच का विषय भी यही। हाँ, गांव में एक दल ऐसे लोगों का भी आया है जो सरेआम इस योजना की चिंदियां बिखेरकर लोगों को आगाह कर रहा है और बेसू की मौत को भरसक जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। बेसू मर गया, कोई बात नहीं, पर बेसू की मौत का प्रसंग मर गया, और इस समय तो वे कैसे जिंदा रहेंगे? अजीब रससाक्षी हुई है गांव में। और आज तो ये रससाक्षी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री दास साहब आ रहे हैं गांव में।
एक तरफ उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं जोर शोर से। सादगी पसंद दास साहब की सख्त हिदायत के कारण किसी तरह का कोई तामझाम तो नहीं है, पर हाँ, उत्साह भरपूर है और चारों ओर उत्साह फैलाने का प्रयत्न भी भरपूर है। गांव में नए चेहरों की बाढ़ सी आ गई है। काफी संख्या में पुलिस भी उतर आई है, कुछ सरकारी वर्दी में, कुछ सादा वर्दी में। सुकुल बाबू के भाषण वाले दिन से दुगुनी गहमागहमी है आज। स्वाभाविक भी है, कुर्सी से उतरे हुए मंत्री और कुर्सी पर बैठे हुए मंत्री में कितना अंतर होता है। दूसरी तरफ काली झंडियों और बड़े बड़े पोस्टरों का अंबार लगा हुआ है, जिनमें आगजनी और बिसू की मौत का जवाब मांगते हुए बड़े तेज और तीखे नारे लिखे हुए हैं। गांव के अधिकतर लोगों के लिए ये सारा तमाशा जुम्मन पहलवान के अखाड़े में होने वाली कबड्डी से कम दिलचस्प नहीं। ठीक समय से कुछ पहले ही दास साहब की गाड़ी आ पहुंची। आगे पीछे और गाड़ियां भी हैं, पर सीधे मंच की तरफ नहीं बढ़ी दास साहब की गाड़ी, पहले पहुंची बिसू के घर। साथ आए लोग अजीब असमंजस में। निर्धारित कार्यक्रम में तो ये सब था ही नहीं, पर जो उन्हें निकट से जानते हैं उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता ऐसी बातों से। वे जानते हैं कि दास साहब का इंसानियती तकाजा हमेशा निर्धारित कार्यक्रमों को इसी तरह तोड़ता मरोड़ता रहता है। गाड़ी नहीं जा सकती घर तक, इसीलिए कहा गया कि हीरा को यहीं ले आते हैं, पर दास साहब ने बात अनसुनी कर दी। गाड़ी से उतरे और सीधे कदमों से आगे बढ़ लिए। साथ आया अमला और कुछ वहीं के लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी साथ हो ली। दास साहब पहुंचे उसके पहले ही लोग जाकर हीरा को निकाल लाए। बेचारा एकदम भौचक सा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे क्या करे। दास साहब ने सहानुभूति से पीठ पर हाथ रखा तो बस 2 बूंद आंसू आंखों से छूकर झुर्रियों में समा गए। बहुत अफसोस हुआ बिसेसर का, पर अब हौसला रखो, दास साहब ने बहुत धीमे से कहा और हीरा को उसी तरह कंधे से थामे गाड़ी की ओर ले चले। गाड़ी तक आकर हीरा बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा उसने कुछ नहीं, पर बेतरह कातर, बेहद कृतज्ञ हो आया था वह। दास साहब खुद उसके घर आए ऐसा मान तो न उसे जीवन में कभी मिला, न आगे ही कभी मिलेगा। लेकिन जब दास साहब ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा तो एकदम हकबका गया। जिंदगी में कब नसीब हुआ है उसे गाड़ी में बैठना, और वो भी दास साहब की गाड़ी में। न करते बन रहा था, न बैठते बन रहा था, पर दास साहब ने कंधा पकड़े पकड़े एक तरह से भीतर की ओर ठेल ही दिया। बेहद सकुचाते हुए सिमटकर एक कोने में बैठ गया बेचारा, बगल में दास साहब। गांव की भीड़ बड़ी हुलसकर देख रही है ये सब दृश्य। दास साहब के इस बड़प्पन के आगे सभी नतमस्तक हो आए हैं। बड़े बूढ़ों को तो शबरी और निषाद की कथाएं याद हो आईं। किसी किसी को ईर्ष्या भी हो रही है हीरा से। बेटे तो जाने कितनों के मरते हैं पर ऐसा मान। मंच पर भी हीरा को अपने साथ ही ले गए दास साहब। पांडे जी खुद बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं इस सब से। दास साहब ने खुद हिदायत दी थी कि गांव में उनके आगमन और भाषण का प्रचार घरेलू उद्योग योजना के साथ जोड़कर ही किया जाए। बिसू की मौत और चुनाव की बात को इतनी अहमियत न दी जाए। लेकिन अब इधर दर्शकों की भीड़ में काली झंडियां और पोस्टलिए जो लोग बैठे हैं, वे लोग भी बिसू का नाम लेकर ही नारे लगा रहे हैं। नारों से विरोध का माहौल तो खास नहीं बन रहा, पर बिसू का नाम रह रहकर हवा में जरूर गूंज रहा है। पिछले 5 दिनों से पांडे जी ने रात दिन एक करके एक ही काम किया था। सुकुल बाबू के सारे पोस्टरों के ऊपर दास साहब के पोस्टर चिपकवा दिए और घर घर में बिसू की मौत की जगह घरेलू उद्योग योजना की चर्चा चलवा दी। लेकिन इस बदले माहौल में वे अपनी बात कहां से और किससे शुरू करें। पांडे जी का संकट शायद समझ गए दास साहब और उबार भी दिया उन्हें तुरंत। आरंभिक औपचारिकताओं को पूरा करने का मौका दिए बिना ही उन्होंने माइक संभाल लिया और सीधे श्रोताओं को संबोधित किया। मेरे भाइयों, आज एक बहुत ही खेदजनक मौके पर, एक दुख के मौके पर आया हूं मैं आप लोगों के बीच। चलने लगा तो लोगों ने सलाह दी कि सुरक्षा का विशेष प्रबंध करके चलूं। बात में कुछ समझा नहीं। अपने भाई बंदों के बीच आकर तो आदमी वैसे ही सुरक्षित रहता है, यह अतिरिक्त सुरक्षा कैसी? क्यों? दास साहब एक क्षण रुके और भीड़ पर एक सरसरी नजर डाली। बताया गया कि आप लोग बहुत नाराज हैं। सुना तो लगा कि तब तो और भी जरूरी है कि अकेले ही जाऊं। आप लोगों की नाराजगी मुझ पर है तो मुझे ही झेलनी चाहिए और अकेले ही झेलनी चाहिए। दूसरों को इसमें साझीदार बनाना तो दूसरों के साथ अन्याय होगा। कुछ समय पहले आप लोगों ने अपना प्यार और विश्वास दिया था मुझे, मैंने सिर आंखों पर ही लिया था उसे। आज यदि आप अपनी नाराजगी देंगे तो उसे भी सिर आंखों पर ही लूंगा। मेरी गलती पर नाराज होना आपका अधिकार है और उसे झेलना मेरा कर्तव्य। दास साहब चुप और सारा मजमा शांत। हाँ, सामने की ओर बैठे कुछ नौजवानों के बीच थोड़ी सी सुरसुराहट हुई और वहीं डूब गई। मालूम हुआ कि बिसेसर की मौत को लेकर बड़ा तनाव है आप लोगों में। होता तो मुझे ताज्जुब नहीं होता, पर देख रहा हूं कि ऐसा कुछ है नहीं। तनाव गांव में नहीं है, काली झंडियों पर सवार कर आके बाहर से लाया गया है।
पर मेरी प्रार्थना है आपसे, मत तोड़िए इस बाहरी तनाव को। मैं जानता हूं कि बिस्सू की मौत को लेकर तरह तरह के संदेह उठे हैं आपके मन में। स्वाभाविक भी है, और इसीलिए मैंने DIG को सख्त हिदायत दी थी कि वे खुद सारे बयानों को देखें और खूब गौर से देखें। देखा उन्होंने, और उनके हिसाब से बात बहुत साफ है। एक क्षण रुके दा साहब, मानो अगला वाकया तौल रहे हैं। फिर बड़े सहज ढंग से बोले, जितने भी संकेत मिले हैं इस घटना के, सब यही बता रहे हैं कि बिसेसर ने आत्महत्या की है। दा साहब का लहजा रहस्योद्घाटन की तर्ज का नहीं था, पर भीड़ में इसकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह की हुई। झूठ है, झूठ है, ये सरासर हत्या है। सामने बैठे नौजवानों में से एक खड़ा होकर चिल्लाया। बाकी लोगों में भी खलबली सी मच गई। सादी वर्दी में पास खड़े पुलिस के कुछ लोग हवा में हाथ भांज भांज कर उन्हें चुप कराने लगे। नहीं नहीं, कोई रोके नहीं, बोलने दो। दा साहब ने माइक के डंडे को हाथ में थामकर आवाज में बुलंदी और थोड़ी कड़क घोलकर आदेश दिया। बोलने का और खुलकर बोलने का हक सबको है। जिस हक को दिलाने के लिए हमने इतना संघर्ष किया, जेलें काटी, उसे अब हम ही छीन ले? बहुत बड़ा अन्याय होगा ये। फिर उन्हीं नौजवानों को संबोधित करके कहा, आप लोग इस गांव के तो नहीं लगते, फिर भी बोलिए, आपके मन में जो कुछ है खुलकर कहिए। एक क्षण को जरूर सन्नाटा रहा, फिर एक नौजवान ने कहा, बिसेसर को मारा गया है, हत्या हुई है उसकी, प्रमाण है आपके पास? दा साहब ने पूछा तो नौजवान चुप। मुस्कुराए दा साहब, नहीं है न। खैर, फिर भी मैं चाहता हूं अगर हत्या हुई है तो सामने आएगी बात। असलियत छिप नहीं सकती, और अब तो मैं भी नजर गड़ाए बैठा हूं। मैंने DIG से कह दिया है कि किसी बड़े अफसर का भेजकर फिर से बयान लें आप लोगों के। भेजेंगे वे किसी को। इस बार आप खुलकर अपनी बात कहिए, प्रमाण जुटाने में मदद कीजिए पुलिस की। अभी कुछ देर पहले ही आया एक नौजवान, जो मजमे के किनारे अलग थलग सा ही खड़ा था, एकाएक सामने आया और दा साहब को संबोधित करके जोर से बोला, अरे दा साहब, काहे यह नौटंकी कर रहे हो यहाँ? हरिजनों को जिंदा जला दिया गया और आपकी सरकार और आपकी पुलिस तमाशा देखती रही और महीने भर से खुद तमाशा कर रही है। हुआ आज तक कुछ? मंच पर बैठे लोगों की गर्दनें आगे को निकल आई। बिंदा आ गया, बिंदा आ गया, और निकालो इसे यहाँ से, हरामखोर कहीं का, की मिली जुली आवाजों ने माहौल में थोड़ी सी हरारत पैदा कर दी। काली झंडियां थामे लोगों ने भी दो चार नारे हवा में उछाल दिए, पर दा साहब की बुलंद आवाज ने सारे शोर को चाक कर दिया। गलत नहीं कहते हो मेरे भाई, आपके मन में जो गुस्सा है बहुत सही है। अन्याय के लिए क्रोध होगा तभी तो अन्याय मिटेगा, पर बात केवल गुस्सा करने से नहीं बनती, उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। एक आदमी नहीं मिला गांव में गवाही देने या शिनाख्त करने के लिए। कौन देगा गवाही? मरना है किसी को शिनाख्त करके? 4 दिन यहाँ आकर रह लीजिए, पता चल जाएगा कि कैसा आतंक है। दास साहब ने बात बीच में ही से तोड़कर अपने जिम्मे कर ली। ठीक कहते हैं आप, केवल गांव की ही नहीं, पूरे देश की यही हालत हो गई थी। आतंक ने गले दबा रखे थे सबके, कोई भी चू नहीं कर सकता था। हम लोग शुरू से यही तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग दहशत से मुक्त हों, निडर बने, खुलकर अपनी बात कहें, पर अभी भी जैसे लोगों में डर है, सही बात कहने का साहस नहीं जुटा पाते। क्षणिक विराम। और अब प्रमाण के बिना पुलिस भी करे तो क्या करे? प्रमाण की ऐसी की तैसी। कौन नहीं जानता कि आग किसने लगवाई? आप नहीं जानते? फिर पकड़वाते क्यों नहीं? अभी किसी गरीब का मामला होता तो पीसकर रख दिया जाता बेचारे को। बिंदा की तैश भरी बात से मंच और मिज दोनों में फिर खलबली मच गई, पर दास साहब इस बार भी बड़ी सौम्यता और धैर्य से झेल गए वार को। आवाज में लेशमात्र भी आवेश लाए बिना समझाने के लहजे में बोले, नहीं भाई नहीं, ये गरीब अमीर का मामला नहीं, कानून का मामला है, और कानून हाथ में लेने का लालच मत दो। कानून हाथ में लेते ही आदमी वेताज का बादशाह हो जाता है। आप लोगों ने तो भोगा है उस बादशाह को, जब जिसकी मर्जी आई उठाया और जेल में। कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई सजा नहीं, कानून कब्जे में, पुलिस चंगुल में, जिसको चाहो उठाओ जिसको चाहो पटको। पुरानी बातों से बहकाई मत। बिस्सू की मौत का हिसाब लेकर ही रहूंगा मैं आपसे, पाई पाई का हिसाब। बिंदा डरेगा भी नहीं, चुप भी नहीं रहेगा और बिकेगा भी नहीं इन टुकड़ों से जो आप डालने आए हैं। सादी वर्दी वाली पुलिस और 2-3 लठैत बिल्कुल सिमट आए बिंदा के पास, पर इसके पहले कि उसे पकड़कर बिठाने की कोशिश करते, दास साहब ने अपनी बात से ही बर्ज दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये जोश और मैं कदर करता हूँ ऐसे जोश की, लेकिन मैं बहका नहीं रहा। दूर क्यों जाते हैं? जिस बेसेसर को लेकर आपके मन में इतना रोष है, उसे क्या इसी तरह जेल में नहीं डाला गया था? 1-2 दिन के लिए भी नहीं, पूरे 4 साल के लिए। और केवल डाला ही नहीं, भयंकर यातनाएं भी दी गई थीं। इस बात को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तो आप लोग जानते हैं। भीड़ में यहां से वहां तक चुप्पी।
बिंदा दास साहब का मुंह देख रहा था और भीड़ बिंदा का मुंह देख रही थी। यह माहौल टूटे उसके पहले ही दास साहब ने अपनी बात शुरू कर दी। सुकुल बाबू, आप लोगों के पास हमदर्दी जताने और बिसू की मौत का बदला लेने आए थे। पूछा नहीं आप लोगों ने कि क्यों साहब, आपके राज में बिना कोई कारण बताए, बिना मुकदमा चलाए इस बिसेसर को जेल में क्यों डाल दिया गया था? पूछना चाहिए था। बिसेसर तो बड़ा नेक और भला आदमी था। चुप्पी स्तब्धता में बदलने लगी। बात एक अकेले बिसेसर की नहीं, ऐसे हजारों नेक और भले बिसेसर जेलों में ट्रंस दिए गए थे। हम लोगों ने जब उन्हें छोड़ा तो एकदम पस्त, सारी जीवनी शक्ति ही निचुड़ गई हो, जैसे कुछ भी झेलने सहने लायक नहीं छोड़ा उन्हें। इसकी आत्महत्या के पीछे ये भी एक कारण है। दास साहब थोड़ा रुके। मजमे को अपनी मुट्ठी में कर लेने का श्रम और संतोष दोनों एक साथ उनके चेहरे में झलक रहे थे। अब बात को हल्का सा मोड़ दिया उन्होंने। समझदार आदमी है सुकुल बाबू, मैं उनका आदर करता हूँ, पर उनका ये रवैया आपस में द्वेष फैलाने वाला है। मैं ठीक नहीं समझता इसे, लेकिन स्वार्थ कभी कभी आदमी को ऐसी अविवेकी बात करने के लिए उकसाता है। क्षणिक विराम। इस बार तो देख लिया सबने कि जनता की एकता में बड़ा जोर है। तूफानी जोर। तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ फेंकता है। जनता एक होती है तो बड़े बड़े राज्य उलट देती है। फिंका हुआ आदमी ही इस बात को सबसे ज्यादा महसूस करता है। कुर्सी पर बैठना है तो जनता में फूट डालो, कुर्सी बचानी है तो जनता में फूट डालो। जनता की एकता कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? आप लोग खुद। अचानक दास साहब की बात को बीच में ही काटकर बिंदा चिल्लाया, 30 साल से आप लोगों की बातें ही तो सुनते समझते आ रहे हैं। क्या हुआ आज तक? पेट भरने के लिए अन्न नहीं, आपकी बातें, खाली बातें। जैसे सुकुल बाबू तैसे आप। तड़ाक से उसने एक ओर थूका और मजमे की स्तब्धता को चीरकर दंदनाता हुआ एक ओर चला गया। चारों ओर खलबली मच गई। काली झंडी वाले लोग मौका देखकर नारे लगाने लगे। पांडेजी ने माइक संभाला और लोगों को शांत करने लगे। थोड़ी सी स्थिति संभली तो दास साहब ने माइक संभाला। बहुत क्रोध और साहस है इस नौजवान में। मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका ये तेवर। जिस गांव के नौजवानों में ये गुण हो, वहां किसी तरह का जोर जुलूम और अन्याय नहीं चल सकता। अपने गरीब भाइयों का हमदर्द लगता है। मुझे तो ऐसे निर्भीक और उत्साही नवयुवकों की आवश्यकता है इस योजना के लिए। चाहता हूं कि घरेलू उद्योग योजना को आप लोग ही संभालें, आप लोग ही चलाएं। कितना बड़ा सपना था बापू का कि हमारा हर गांव और हर ग्रामीण आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, समर्थ बने। आज इस सपने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है, पर पूरा तो यह आप लोगों की मदद, आप लोगों के सहयोग से ही होगा। मैंने पहल कर दी, पूरा आप कीजिए। फिर हीरा की ओर देखकर बोले, इस योजना के उद्घाटन के लिए बिसेसर के बाबा से अधिक सही आदमी और कौन हो सकता है भला? पांडेजी बेचारे फिर भौचक। उद्घाटन तो दास साहब को करना था, पर साथ ही दास साहब की सूझबूझ पर मुगद भी। बात पूरी की दास साहब ने। गरीबों का हितैषी था बिसेसर। उसकी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी इससे। शांति तो तब मिलेगी जब असली हत्यारे को पकड़वाएंगे आप। आगजनी के असली मुजरिम को सूली पर चढ़वाएंगे। क्षोभ और क्रोध में डूबा हुआ एक स्वर भीड़ में से आया। बोलने वाला साफ दिखाई तो नहीं दिया, पर जिधर से आवाज आई थी उसी दिशा को संबोधित करके कहा दास साहब ने, मैंने कहा न कि आप मदद कीजिए पकड़वाने में। जाते ही मैं किसी बड़े अफसर को भेजूंगा बयान लेने के लिए। चूकिए मत इस बार, नहीं तो दोषी मैं नहीं, आप खुद होंगे। पहली बार हल्के से क्रोध का पुट उभर आया था दास साहब के स्वर में। पांडेजी ने जल्दी से माइक थामकर सभा समाप्ति की घोषणा कर दी। सभा बर्खास्त हुई। काली झंडी वाले लोग फिर नारे लगाने लगे, झूठे आश्वासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बिसू की मौत का जवाब चाहिए। पर नारों की आवाज चारों ओर के कोलाहल में डूब सी गई। पांडेजी, दास साहब और हीरा एक ट्रैक्टर में बैठकर जुलूस की शक्ल में घरेलू उद्योग योजना के दफ्तर तक गए। मुख्यमंत्री के फंड से निकाले हुए 50,000 रुपए का एक चेक हीरा के हाथों से अस्थायी दफ्तर के एक अस्थायी अधिकारी को दिलवाया गया। पांडेजी ने अपने छोटे से भाषण में ये बात साफ कर दी कि विधानसभा में इस योजना के लिए बजट जब पास होगा। अभी तो दास साहब ने अपने फंड में से रुपया निकालकर योजना का शुभारंभ कर दिया है। तालियां बजी, हर्षध्वनि हुई और दास साहब जिंदाबाद के नारों से सारा माहौल गूंज उठा। बिसू की मौत के जिस प्रसंग को सुकुल बाबू घर घर में फैला गए थे, वो फिर 4-6 घरों में सिमट गया और बाकी घरों में इस योजना के तहत मिलने वाले रुपयों का हिसाब किताब होने लगा। तीसरे दिन ही मशाल का अंक निकला। उसके प्रथम पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों पर शीर्ष पंक्ति थी, खेत मजदूरों और हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में दास साहब की सरकार का ठोस और क्रांतिकारी कदम। दास साहब के भाषण की विस्तृत रिपोर्ट देते हुए बड़े विस्तार से इस योजना के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया था।
साथ ही इस योजना को अन्य प्रांतों के लिए अनुकरणीय बताया गया था। अधिकारी को चेक देते हीरा की एक बड़ी सी तस्वीर छपी थी। बगल में दास साहब खड़े हैं। चेहरे पर बापू का सपना पूरा करने का सुख संतोष झलक रहा है। पांडेजी ने गांव के घर घर में इस अंक की प्रतियां बंटवा दी मुफ्त। वैसे तो दास साहब के भाषण की रिपोर्ट कल सवेरे ही सुकुल बाबू को मिल गई थी और उनका सारा दिन काफी बेचैनी में ही बीता था, पर आज सवेरे जब से मशाल का यह अंक देखा है तब से तो उनके थुलथुल शरीर में उत्तेजना की लहरें थरथरा रही हैं। उन्हें तो पूरी उम्मीद थी कि इस सभा में ऐसा हुड़दंग मचेगा कि अपनी लाई सारी गोटे अपनी ही धोती में समेटकर वापस ले जानी पड़ेंगी दास साहब को। बिहारी भाई के साथ बैठकर पूरी योजना बनाई थी सुकुल बाबू ने और पिछले 5 दिनों से लोगों को भड़काने और तनाव फैलाने में किसी तरह की कसर नहीं रखी गई थी। बिहारी भाई ने जिम्मा लिया था इस काम का कि ऐसा माहौल तैयार कर देंगे गांव में कि दास साहब की सभा हो ही न पाए। थोड़ी मारपीट और खून खराबा होने का डर जरूर था, पर यह कोई खास बात नहीं, ये सब तो चुनाव अभियान का जरूरी हिस्सा हो गया है। बल्कि इस तरह की घटनाओं से सरगर्मी और बढ़ती है, जोश और उत्तेजना फैलती है लोगों में। बस इतना जरूर है कि इस जोश खरोश को अपने पक्ष में मोड़ लिया जाए किसी तरह। और यही आश्वासन बिहारी भाई देकर गए थे। काशी तो उनका भाषण होने के बाद से लौटे ही नहीं, सरोहा में ही डटे हुए हैं। जमीन तैयार कर रहे हैं सुकुल बाबू के लिए। तेज आदमी है दोनों, और बिहारी भाई को तो इस तरह के कामों में कमाल ही हासिल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भरोसे के आदमी है दोनों। आंख मूंदकर विश्वास किया जा सकता है दोनों पर। सुकुल बाबू के अच्छे बुरे सब समय में साथ दिया है इन लोगों ने, और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ दिया है। वैसे सुकुल बाबू के मुख्यमंत्रित्व काल में फायदा भी बहुत उठाया है दोनों ने, खासकर बिहारी भाई ने, पर नमक खाकर नमकहरामी कति नहीं की, बल्कि उसकी अदायगी ही कर रहे हैं संकट के दिनों में।